ये सब ताक पे रख दिया इन्होंने और वो विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तो इस घोषणा कर दी कि भी उसको हम 500 ब्लॉकों को बेचा जाएगा और प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा, विदेशी कंपनियों को बेचा जाएगा और उसके अंदर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी आपका पुष्टि हार्दिक नेशन स्वागत न्यूज है। इंडिया आज हम नहीं भारत की करता। राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस समय कनॉट प्लेस से हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिनको कहा जाता है मजदूरों के भगवान। जहाँ भी मजदूर पे कोई दिक्कत आके लगती है तो वो उसका समाधान बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। सरकार से उस प्रोग्राम को कराया जाता है और सरकार से उन बातों को मनवाया जाता है। हमारे बीच में है हरभजन सिंह सिद्धू जी, जो हिंद मजदूर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेबर जो है इस समय त्राही त्राही कर रही है और लेबर की सुनने वाला कोई नहीं है। लेबर की एक ही व्यक्ति सुनता है जिन्हें कहते हैं हरभजन सिंह सिद्धू जी। देखिए, पिछले 8 साल से जब केंद्र में सरकार जो लेड बाई बीजेपी है, एनडीए की सरकार जो है, जब से वो पावर में आई है, उससे पहले जब वो अपोजिशन में थी और उस वक्त यूपीए की सरकार थी लेड बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस वक्त ये देश के मजदूरों के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हुए ये कहते थे कि देश के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए और जो पक्की नौकरियां हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जितने पद खाली पड़े हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयूज़ में, उनको भरा जाना चाहिए और अच्छी डिसेंट वेज लोगों को मिलनी चाहिए जिनका उनका जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा हो जाए और हिंदुस्तान जो है वो एक विकासशील देश से विकसित देश हो जाए। और ये स्वदेशी के बारे में भी खूब देश के अंदर इनकी एक जो ब्रांच है बीजेपी की, आरएसएस की, वो भी विदेशी माल का बहुत अपोज करते थे और विदेशी कंपनियों का बहुत अपोज करते थे और स्वदेशी कंपनियों को उनके समर्थन में बात करते थे और स्वदेशी का नारा देते थे। तो देश की जनता को ये लग रहा था कि भी ये एक अच्छी पार्टी है और देशभक्ति की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। तो इन्होंने लोगों को नौकरियां देने, 2 हाथ को काम देने की बात कर रहे हैं, महंगाई को जीरो ग्राउंड लेवल पर लाने की बात कर रहे हैं, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त लोगों ने इनको समर्थन दे के पावर में लाया। परंतु जिस दिन से ये पावर में आए हैं, इनका जो हिडन एजेंडा था वो ओपन हो गया और जो ओपन एजेंडा था उसको वो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और भर्तियों पे रोक लगा दी सरकारी डिपार्टमेंटों में। और जहाँ पर पीएसयूज में जगह खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हैं, उनको उन पदों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक ही नहीं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, जितने पब्लिक अंडरटेकिंग हैं जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, उनको कौड़ियों के भाव में बेचना शुरू कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू नहीं किया, विदेशी पूंजी निवेश को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दे दिया और देश के कानूनों को रद्दोबदल करते हुए विदेशी कंपनियों को इन्होंने बहुत ही न्योता दिया कि आप हमारे देश में आइए और आपके लिए हम रेड कारपेट पर आपका स्वागत करेंगे। हमारे देश में जो विदेशी कंपनियों को थोड़ी सी ऐतराज़ थी, बड़े कॉर्पोरेट हाउस को थोड़ा ऐतराज़ था कि आपके श्रम कानून बहुत जो है वो वर्कर के फेवर में बने हुए हैं, लिहाजा इसलिए हम कैपिटल अपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप उसकी चिंता ना करिए, अब हम पावर में हैं, जनता ने हमारे को इतने भारी बहुमत से जितवाया है, तो हम देश के अंदर जितने भी श्रम कानून हैं वो मजदूरों के हितों से ख़त्म करके और मालिकों के हित में उनको बना देंगे। तो इन्होंने हमारे 44 श्रम कानूनों को बिना किसी मजदूर संगठन की मांग के, बिना किसी मजदूर संगठन की से बातचीत किए हुए और उसको हमारे 44 श्रम कानूनों को इन्होंने बिल्कुल बदल दिया और 4 कोड इन्होंने नए बना दिए, जिसको इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव भी करा लिया, उसके रूल्स भी बना दिए। उसके अंदर सीधा सीधा वर्करों के हितों के ऊपर अटैक है, उनके काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है, उनके ऊपर हड़ताल करने के ऊपर रोक लगा दी गई है और दुनिया भर के ऐसे प्रोविजन कर दिए हैं जो पूंजीपतियों के हित में हैं, कॉरपोरेट बड़े बड़े घरानों के हित में हैं, विदेशी कंपनियों के हित में हैं।
और इन्होंने जो पहले कभी हिडन एजेंडा होता था उसको इन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री ने कि हमारी सरकार को किसी भी पीएसयूज को रखने की नीयत नहीं है। अभी फिलहाल हम उसमें से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर 10 पीएसयूज हैं उसमें से 6 पीएसयूज को हम भेज देंगे, 4 को हम मर्ज करेंगे और लिहाजा वो मुनाफे कमाने वाले पीएसयूज हैं जिनको ये बेच रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने कंप्लीट बैन ऑन रिक्रूटमेंट कर दिया और उनके सारे रेगुलर काम को, जो 12 महीने का काम है, डिसेंट वर्क है, उसको ठेकेदारी पर देना शुरू कर दिया और ठेकेदार को ये छूट दे दी कि वो वर्कर का जितना भी उत्पीड़न कर सके, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उससे काम के घंटे जितने मर्जी ले सके और 12 घंटे से भी ज़्यादा अगर काम ले सकता है तो ले सके। उसको एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होगा, कोई इंस्पेक्शन लेबर मिनिस्ट्री की सब खत्म कर दी इन्होंने। मालिकों को पूरी छूट दे दी कि आप जिस तरीके से मर्जी चाहें वर्कर को ट्रीट करें। हमारी लेबर मिनिस्ट्री कभी भी आपको आके चेक नहीं करेगी कि आप ड्यूटी के आवर्स जो हैं 8 घंटे से ज़्यादा ले रहे हैं, मिनिमम वेज उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और उनका मरने पर उनका कंपनसेशन, उनके बच्चों का अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सब ताक पे रख दिया है इन्होंने। और इसी वजह से इन्होंने ये अपना तय किया कि भी हम रेलवे के अंदर 2.5 लाख करोड़ के करीब उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से इन्होंने बड़े शौक से, बड़े फक्र से घोषणा की कि हम प्राइवेट सेक्टर को रेलवे में लाएंगे। वो 150 गाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वंदे भारत के नाम से भारत में चलेंगी, जो प्राइवेट कंपनियां, बिग कॉर्पोरेट हाउस, मल्टीनेशनल चलाएंगे। कॉलोनियों को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बेचना शुरू कर दिया। जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं उनको ओपन बिडिंग में कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप कोल माइन में देखें तो कोल माइन के अंदर भी इन्होंने ओपन घोषणा कर दी कि भी उसको हम 500 ब्लॉकों को बेचा जाएगा और प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा, विदेशी कंपनियों को बेचा जाएगा। और उसके अंदर विदेशी कंपनी बड़े अच्छे से काम करें, उनको कोई दिक्कत ना आए। 50,000 करोड़ रुपए का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी ताकि उनको प्राइवेट कंपनियों को सुविधा मिल जाए। और वो भी इन्होंने ओपन बिडिंग में बेचनी शुरू कर दी है कोल माइन भी, और वहाँ के जो वर्कर हैं वो भी ठेके पे जाना शुरू हो गए हैं। सिमिलर वे में इन्होंने भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, उससे पहले MTNL को बेचा है इन्होंने, और उनके पैरेलल में विदेशी कंपनियों को और अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के घरानों को पूरी सुविधाएं दी हैं कि आप पैरेलल में कंपटीशन में आकर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें। सिमिलर वे में जो हमारे देश का एक कॉर्पोरेट घराना है जिसको मुकेश अंबानी, जिनको हम नाम से जानते हैं, वो आज एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन गया। उसका जियो जो है वो MTNL के बराबर में पूरा गवर्नमेंट की मदद से कामयाब हो गया। और सिमिलर वे में दूसरे डिपार्टमेंट में भी एक और दूसरा बड़ा घराना है जिसको हम गौतम अडानी के नाम से जानते हैं, जिनको सारे के पोर्ट उनको दे रखे हैं, समुद्री जहाज़ों के जितना भी पोर्ट का सामान आ रहा है उन्हीं के पोर्ट पे आ रहा है। और उसके साथ साथ उनको भारतीय रेलवे का गुड्स ट्रेन का भी काम दे दिया है। और उनको 8 एयरपोर्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक के अंदर इन्होंने औने पौने दामों पर लोएस्ट बिडिंग पर बेच दी गई हैं उनको। उसका हालांकि 1 घंटे का भी एक्सपीरियंस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो देश की जनता का पैसा लगाकर उसको इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड किया गया था, उनको भी उनके हवाले कर दिया गया है। सारे हमारे बैंक जिसके अंदर देश के आम नागरिक का जो डोमेस्टिक सेविंग जमा करते हैं उनको भी विदेशी बैंकों के हाथ में बेचने का फैसला ले लिया है। और इंश्योरेंस कंपनी जो कि प्रॉफिट में चल रही है उसको भी इन्होंने बेचने का फैसला कर लिया है। तो हमारे देश में इंटायर जो कि पहले की सरकारों ने देश को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने जो आम पब्लिक के पैसे से देश का विकास किया था वो सारा का सारा विदेशी कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। सिमिलर वे में अगर आप देखें तो हमारे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर हमारे देश के रक्षा का सामान बनता है। उसमें तोप, गोले, बारूद वहाँ पर बनाए जाते हैं और उसमें तकरीबन 85,000 के करीब कर्मचारी काम करता है। 63,000 एकड़ लैंड उनके पास है। और सरकार ने सडनली ये तय कर लिया कि भी हम उसको 7 कंपनियों में कन्वर्ट कर देंगे और गवर्नमेंट ओन कंपनी होंगी। और अब रस्ते रस्ते वो जो है उसके शेयर मार्केट में आएंगे और उन कंपनियों को भी बेचा जाएगा। और विदेशी कंपनियां जो हैं
उसकी 63,000 जमीन को खरीदने का काम करेंगी। लेकिन सर देखा जा रहा है कि जो इस समय मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, वो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत तरक्की पर ले जा रहे हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके बहुत अच्छे ढंग से सुधर रही है। देखिए, हम तो एक मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मजदूरों की भाषा में बोलूँगा कि हमारे आज की तारीख में हाईएस्ट बेरोजगारी है हमारे देश में। इतनी बेरोजगारी कभी हमारे देश में हुई नहीं थी जी। और अगर ये गवर्नमेंट के चलते भी अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि रोजगारों को रोजगार चले गए और बेरोजगार हो गए, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की बात है। और लोगों के पास काम नहीं है, बच्चे यूनिवर्सिटियों से अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनको कहीं पर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और महंगाई आज इस कदर बढ़ा दी है सरकार ने, पूंजीपतियों का आगे सरेंडर कर दिया है कि आदमी दूध भी जो है वो आज 64 रुपये किलो दूध बिक रहा है मार्केट के अंदर। आटा जो है वो 40 रुपये किलो बिक रहा है। दालें जो है 100 रुपये से नीचे कोई नहीं है। सरसों का तेल जो है वो 100 रुपये से ऊपर लीटर का चला गया है। तो इस तरीके से आम नागरिक का जीना दुर्भर हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश की सरकार बोल रही है, हर जगह पर टीवी चैनल पर बोलती है। अपनी जो आप बोल रहे हैं कि वो बताते हैं कि हमारे टेन्योर में बहुत तरक्की की है देश ने, वो खुद बोलते हैं कि हमारे देश में क्योंकि गरीब गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि 80 करोड़ को पीछे 2 साल से लगातार 2 टाइम का खाना दे रहे हैं ये। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार तरक्की कर रही है, देश तरक्की कर रहा है या देश धरातल में जा रहा है। जिस देश की संख्या 135 करोड़ है, उस 135 करोड़ में से 80 करोड़ सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है, उनके पास कोई काम नहीं है और 2 टाइम का खाना मतलब 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये सिर्फ भी आप रोटी खाते रहो, बस हमारे पास काम नहीं है, हम काम नहीं दे सकते हैं, घर में बैठे रहो। तो ये कोई तरक्की है देश की? इसको तरक्की कहा जा सकता है क्या? और देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि भाई यहाँ पर लोग बाग जाति के नाम से, धर्म के नाम से एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। जो देश जो है दुनिया के अंदर, हमारा जो प्रजातांत्रिक देश है, वो एक सबसे बड़ा देश है, उस देश के अंदर एक नागरिक का दुश्मन हो जाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर इस सरकार के होते चला गया। इन्होंने घोषणा की थी कि हम काले धन को वापस ले आएंगे, देश में इतनी तरक्की हो जाएगी, इतने हमारे मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, इतने हमारे इंस्टीट्यूट बन जाएंगे मैनेजमेंट के, परंतु आपको जानकर दुख से मैं बता रहा हूं कि वो डबल पैसा हो गया है। तो लाना तो बहुत अलग दूर की बात है और इन्हीं के 8 साल के अंदर वो जितना धन, काला धन था, वो डबल पैसा बन गया। तो वो देश का काला धन जो है, क्योंकि पेंडेमिक से, महामारी से पहले कोविड के बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं कि हमारे पास 100 अरबपति थे जी, परंतु कोविड के दौरान में ही जैसे कोविड खत्म हुआ तो 140 अरबपति हो गए। तो 40 अरबपति बढ़ गए हमारे देश में और हमारी जनता जो है वो 30 करोड़ से 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई, जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। और आपके देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारा देश है जिसके अंदर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए वो स्कूल फ्री एजुकेशन दे, परंतु सारी एजुकेशन बेच दी है। आज बड़े बड़े पैसे वालों के पास सारे स्कूल चले गए हैं। कोई गरीब बच्चा अपने बच्चे को 80 करोड़ जो खाने को नहीं है जिनके पास, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कैसे भेज सकते? लेकिन सर इसका समाधान क्या है? आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, इसका समाधान नहीं सोच पा रहे हैं और समाधान कहते हैं हम बोर्ड से इनको हराएंगे, लेकिन जब बोर्ड की बात आती है तो सरकार इन्हीं की बन रही है, जगह जगह इनकी सरकार बन रही है। समाधान क्या है सर? देखिए, हम जब आप देश के नागरिक को 2 हाथ को काम नहीं दे रहे हैं, वो आदमी भूखों मर रहे हैं, 80 करोड़ को खाना बैठा कर दे रहे हैं, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, काला धन बढ़ता चला जा रहा है, अमीर बढ़ते चले जा रहे हैं, और वोट के टाइम पर आप ये कहें कि भाई हमने देश के अंदर देशभक्ति के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो देश के अंदर जो मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो देश के नागरिक हैं, उन्होंने देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए पूरी कुर्बानियां की हैं, उन्होंने फांसी के फंदे चूमे हैं, जेलों में गए हैं, गोलियां खाई हैं। तो अब आप इस देश के अंदर जो करोड़ों में है माइनॉरिटी, उनको आप ये दिखाकर देश के अंदर आम नागरिक के बीच में ऐसी कड़वाहट पैदा करके और उनसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वोट लेकर अगर पावर में आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश की तरक्की हो रही है। आने वाले समय में
देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो ऑलरेडी हमने 47 में हिंदुस्तान का डिवाइड करके जो अंग्रेजों की साजिश में हमारे देश को दो देशों में बांट दिया गया था, वो ऐसा ही वातावरण अभी इन्होंने पैदा कर दिया है जो देश के हित में नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, इनको लोगों को 2 हाथ को काम देने चाहिए, अच्छे काम देने चाहिए और बुढ़ापे की पेंशन देनी चाहिए। आज किसी भी बुढ़ापे के अंदर 60 साल के बाद अगर काम करने योग्य नहीं रहता है, उसके शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, तो सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं है। जब इलेक्शन आता है तब कह देते हैं बुढ़ापा पेंशन आपको 3000 देंगे। लोगों को मतलब कि ऐसे वायदे कर कर उनको ऐसा लालच देकर उनकी वोट को खरीदने का काम करते हैं, जो मैं समझता हूं कि जो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, उसको ये बेचने जा रहे हैं। वो इस तरीके से हमारा संविधान सारा सत्यानाश हो जाएगा। आज कोविड के अंदर आपने देखा कि हमारे देश के अंदर किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के बेड नहीं थे, हमारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं थी और सारी की सारी गवर्नमेंट फेल हो गई थी, कोई ढूंढे नहीं मिल रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, लाखों आदमियों की जानें चली गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। वो आज सारा का सारा हेल्थ का जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे डिस्पेंसरीज हैं, वो आपने प्राइवेट पूंजीपतियों के हवाले कर दी। गरीब आदमी जो है अपना इलाज नहीं करा सकता है हॉस्पिटल में जाके। सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर ये इनको मंत्रियों को समय नहीं है देखने का, ये जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में खड़े होकर तो देखें कि वहां पर 1 सेकंड में सीरियस पेशेंट आ रहे हैं और दूसरी लाइन में डेड बॉडियां जा रही हैं। तो इनको शर्म नहीं आती है कि ये उनकी वोट से चुनकर सरकारें बनाते हैं, जो वायदे करते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ रही है आज की हालत में, मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ चले कोई अगर देश का मंत्री है तो मैं उसको दिखाऊं कि हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किस तरीके से गरीब मर रहा है। वहां पर ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना उनका अटेंडेंट है, और रिश्तेदार स्ट्रेचर पर डाल डाल के पेशेंटों को घूम रहे हैं, हमारे सारी मेडिसिन बाजार से ला रहे हैं, टेस्ट बाहर से करा रहे हैं। तो एक कैसा देश बनाना जा रहे हैं ये मैं छोटी छोटी मशीनें भी खराब हैं वहाँ हॉस्पिटल मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुर्गत है। वहां पर किसी मंत्री को समय नहीं है, ये भाषण करते हैं टीवी के अंदर। सारा टीवी जो एक चौथा स्तंभ था हमारा कि जो देश के आम नागरिक की आवाज को उठाता था, आज वो पीआरओ बनकर सरकार का वहां पर बैठकर पैसे लेकर गवर्नमेंट से उनकी वाहवाही करते हैं, और जो वहां पर ये कमियों को बोलने की बात करता है तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जैसे पुलिस वाले वातावरण बनाते हैं, उस तरीके का वातावरण वो टीवी में बनाते हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये एक हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो जो लोगों ने हमारे देश के अंदर फ्रीडम को हासिल किया था, लाखों ने अपनी जान की कुर्बानी करके हमारे नौजवान जो है फांसी के फंदे में चूम गए अंग्रेजों के राज में। आज अगर अपना राज आया है तो उस राज को इस तरीके से बदल दिया जाए अपनी ताकत के ऊपर, और जो बोलने की जितनी हिम्मत रखता है उसके पीछे गवर्नमेंट की एजेंसियां, कहीं पर सीबीआई आ जाए, कहीं पर ईडी आ जाए, कहीं पर इनकम टैक्स आ जाए, वो डरा कर रखा जाता है। जितने भी पॉलिटिकल टॉप बॉसेज हैं उनको इसी मामले में डरा रखा है कि वो आम नागरिक की आवाज़ को भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को ये मौका दिया अपनी बात को रखने का, और मैं अपील करता हूं हमारे देश की चुनी हुई सरकार से कि आप ये तानाशाह का रवैया छोड़िए और देश के सेवक का जो आपने प्रार्थना की थी, लोगों के सामने वायदा किया था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं और चौकीदार हूं देश का, तो आप प्रधान सेवक बन के काम करें और चौकीदार बन के काम करें, और देश के अंदर जो देश को लूटा जा रहा है, आम देश के नागरिक के ऊपर जो जिस तरीके के पहाड़ टूटे हुए हैं उनकी मदद करने का काम करें।